ओके सो अब हम देखते हैं कि जब हम अपनी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं सी शार्प में यूजिंग विजुअल स्टूडियो और हम अपना कोड कंपाइल करने के बाद जब पहली बार उसको बिल्ड करते हैं या मतलब बिल्ड करते हैं तो उसका जो आउटपुट बनता है वो किस टाइप की फाइल्स में बनता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक नया प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम सपोज मैंने दिया कंसोल एप्लीकेशन टेस्टिंग बिल्ड आउटपुट्स। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जब कोई एप्लीकेशंस बनाते हो तो आपकी एप्लीकेशन के जो एक्सीज हैं या डीएलएल्स हैं जिसको हम जनरली असेंबली बोलते हैं, तो वो कितने टाइप की बन सकती हैं। जनरली हम जो प्रेफर करते हैं डिफॉल्ट वो होती है ईएक्सी। ईएक्सी फाइल्स आर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जिनको हम डायरेक्टली सिस्टम में रन कर सकते हैं, बट जनरली हम सारा कोड ईएक्सीज में नहीं करते। उसका एक रीजन है। वो रीजन ये है कि अगर आप अपनी ईएक्सीज में कोड करते हो तो वो आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए उसी प्रोजेक्ट के यूज के लिए लिख रहे हो। बट इन केस अगर आप चाहते हो कोई ऐसा कोड लिखना जिसको आप आज कल या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर पाओ एज ए एग्जिस्टिंग कोड, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप एक विंडो एप्लीकेशन बना रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपका कस्टमर कल की डेट में इसकी वेब एप्लीकेशन के लिए आपसे बोल दे, तो क्या आप सेम कोड दो दो बार लिखोगे। तो उस केस में उस चीज से बचने के लिए हम क्या बना सकते हैं, एक डीएलएल बना सकते हैं। हम यहां पे भी वही काम करेंगे, क्या कि अपनी क्लासेस बनाएंगे जितनी भी जरूरत है। यहां पे भी सेम ही काम करना है, यहां पे भी क्लासेस ही बननी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरली एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स होती हैं, एक्सी फाइल्स होती हैं, उनको रन करने के लिए एक मेन मेथड की जरूरत पड़ती है, जबकि वही अगर आपको डीएलएल बनानी है तो हमें उसमें किसी वॉइड मेन की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं प्रूव करता हूं कि हाँ किसी ईएक्सी को चलाने के लिए हमें मेन की जरूरत है या नहीं है। तो जस्ट टू शो यू, आप जब कोई डिफॉल्ट कंसोल एप्लीकेशन बनाते हो या वेब एप्लीकेशन बनाते हो, विंडो एप्लीकेशन आई मीन बनाते हो, तो उसमें आपको मेन मेथड एक देखने को मिलेगा। अगर मैं अभी के लिए इस मेन मेथड को यहां से कट कर लूं और अब अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करूं बिल्ड, तो जैसे ही मैंने बिल्ड किया एक एरर आ गई। बिल्ड कैसे किया, शिफ्ट कंट्रोल बी प्रेस करके या फिर यहां से बिल्ड सॉल्यूशन प्रेस करके। एरर क्या कह रहा है, एरर मैं आपको दिखाता हूं। एरर कह रहा है प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड सुटेबल फॉर एन एंट्री पॉइंट। मैंने तो अभी एंट्री पॉइंट का बताया नहीं कि मुझे एंट्री पॉइंट चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कंसोल एप्लीकेशन बनाते हो तो जो इसका डिफॉल्ट आउटपुट टाइप होता है वो ईएक्सी होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको वापस कंट्रोल जेड करता हूं, मेरा कोड आ गया, अब बिल्ड करता हूं शिफ्ट कंट्रोल बी या फिर F6 और जो भी आपकी एक्सटेंशन है, तो अगर जो अब ये कोड है तो अब यहां पे क्या दिखा रहा है, बिल्ड सक्सेडेड एट द बॉटम। तो अब चलते हैं, पहले देखते हैं कि इसका क्या EXE ही इसमें बनी है। जहां प्रोग्राम मेरा ओपन होता है, हम इसको चलते हैं ओपन कंटेनिंग फोल्डर्स, यहां जाते हैं बिन फोल्डर में, यहां जाते हैं हम डेस्क डीबग में, और यहां अगर आप देख रहे हो तो आपके प्रोग्राम की क्या मिल रही है, एक आपको EXE मिल रही है। ऐसा हो सकता है अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको शायद ये डॉट .exe एक्सटेंशन ना देखने को मिले, तो आप यहाँ व्यू में जाके और यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हो, फाइल नेम एंड एक्सटेंशंस। तो अगर आप इसे इनेबल कर देते हो, जैसे मेरे पास पहले इनेबल था, मैंने डिसेबल हो गया, अब मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, तो अब आप अपने एक्सटेंशंस देख पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, EXE बन रही है। मैं इसको थोड़ा जूम करके तुम्हें दिखाता हूँ, ये रही एक EXE फाइल। इस पर डबल क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूशन हुआ था, चला गया। बहुत क्विकली स्क्रीन आई थी, चली गई थी, बिकॉज वहां कोई टर्मिनेट करने के लिए मेरी स्क्रीन को या होल्ड करने के लिए कोई भी अभी मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी। तो अब मैं क्या करता हूं कि मुझे नहीं चाहिए भाई EXE, मुझे तो बिना वॉइड के बनाना है, बिना मेन के बनाना है, मुझे तो कल के लिए काम करना है, आज के लिए नहीं करना। तो मैं अगर इसको यहां से हटा दूं तो मेरा प्रोग्राम अभी भी कंपाइल होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा है। तो इस केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करोगे और यहां प्रॉपर्टीज में जाओगे लास्ट में, और यहां पे आ रहा है आउटपुट टाइप, जो कि अभी क्या है, कंसोल एप्लीकेशन। इस कंसोल एप्लीकेशन को आप हटा के यहां से क्या कर सकते हो, क्लास लाइब्रेरी कर सकते हो। तो जैसी क्लास लाइब्रेरी आप इसको करोगे, सेव करोगे, बंद करोगे और अब दोबारा से बिल्ड करोगे अपनी एप्लीकेशन को, तो क्या कह रहा है, बिल्ड सक्सीडेड। अब उसे मेन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, जाके देखते हैं, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, बिन, डीबग, देखो इस बार क्या बनी, डीएलएल। तो इसका मतलब क्या है कि डीएलएल को मेन की जरूरत नहीं होती है। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको यहां दिखाना चाहता था
कि EXE के लिए मेन की जरूरत होती है, बिकॉज उसे एंट्री पॉइंट चाहिए होता है। कई बार इंटरव्यू में बिगनर्स से खास तौर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक EXE में कितने या किसी प्रोग्राम में कितने मेन होने चाहिए, जिसका आंसर है कि एक तो मिनिमम होना चाहिए, बट क्या दो हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं? तो आंसर है यस, हो सकते हैं। बट उस केस में क्या होगा, एक एरर आएगी कि मल्टीपल मेन है। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी आगे देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो अभी के लिए कहने का मतलब क्या है कि मेरे प्रोग्राम के यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है वो इसकी क्या आ रही है, EXE आ रही है, सॉरी DLL आ रही है। तो मुझे अगर वापस EXE चाहिए तो क्या मैं अगर इसे DLL बना के किसी EXE में यूज कर सकता हूँ? आंसर है हाँ, अगेन कर सकते हैं। तो चलो मैं इसको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड करते हैं और एक नई लेयर बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना लॉजिक रखेंगे और यहां हम अपना उसको एग्जीक्यूशन करेंगे। तो Ctrl+Z करके वापस कोड ले आता हूं, प्रॉपर्टी में जाके मैं इसको बिल्ड आउटपुट को वापस कंसोल एप्लीकेशन सेट कर देता हूं, सेव करता हूं, क्लोज करता हूं। अब मैं वापस इसको बिल्ड करूंगा तो आपको बिल्ड सक्सीड हो रहा है क्योंकि आपकी प्रोग्राम की यहां पे क्या बन गई होगी, वापस से EXE। तो अब मैं कहता हूं कि यहां तो मैं कोड करके इसे यूज कर पा रहा हूं, अब मुझे अलग से DLL चाहिए। फिर वही तरीका है, आप एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, उस नए प्रोजेक्ट का आउटपुट टाइप DL मतलब क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट कर देना, तो वो ऑटोमेटिक DLL बनाएगा। क्या हम पहले से ऐसे कोई प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं या ऐसे नए प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिनका आउटपुट टाइप DLL हो? आंसर है यस, बना सकते हैं। अब चॉइस आपकी है, एक नया विजुअल स्टूडियो ओपन करो, एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, या फिर क्योंकि हमें पता है जो विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन फाइल जो होती है .sln फाइल, ये कंटेनर की तरह काम करती है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अगर मैं इसी में एक नया प्रोजेक्ट फिर से ऐड कर दूं जो कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, न्यू प्रोजेक्ट, और इस बार जब मैं सिलेक्ट करूं तो मैं यहां पे बोलता हूं क्लास लाइब्रेरी। तो जब यहां क्लास लाइब्रेरी में सिलेक्ट करूंगा, ये .NET कोर की क्लास लाइब्रेरी, WPF .NET लाइब्रेरी, हम .NET फ्रेमवर्क सिलेक्ट करते हैं अभी के लिए। तो यहां पे मैंने क्लास लाइब्रेरी ली, मैंने कहा माई लॉजिक्स, तो मैं अपने लॉजिक्स को सेपरेट रखता हूं। तो मैंने आज एक नया प्रोजेक्ट बनाया माई लॉजिक्स, और जिसका आउटपुट टाइप क्या है चेक कर लेते हैं क्या है। वैसे तो मुझे पता है क्लास लाइब्रेरी है, तो देखो इसका क्या बनेगा, DLL बनेगी। तो यहां आप अपनी क्लास रख सकते हो, जैसे मैंने कहा मैंने एक क्लास बनाई माई मैथ। ठीक है, तो इस माई मैथ क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बना के चेक कर लेता हूं, पब्लिक, जो रिटर्न करेगा मुझे सपोज इंटीजर, जिसमें मैं कहूंगा मे बी 2x की पावर n, x पावर n, समथिंग लाइक दैट। सो मैं यहां पे एक वैल्यू पास करूंगा x एंड एक वैल्यू पास करूंगा int पावर व्हाटएवर। तो अब मेरे पास एक फंक्शन बन गया, और जहां हम क्या करेंगे x की पावर n, तो मतलब उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी तुम्हारा लॉजिक लगाना है। तो मे भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं। ऑल दो लूप अभी शायद अगर आप इससे पहले नहीं पता है तो मे भी शायद हो सकता है आपको लूप्स का अवेयरनेस ना हो, बट आई एम एज्यूमिंग कि जो C# एटलीस्ट पढ़ रहा है उसको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आते होंगे। तो सपोज यहाँ पे मैं एक इंट रिजल्ट ले लेता हूँ जिसको बाय डिफॉल्ट मतलब 0 डिफाइन कर दो या जो भी आपको डिफाइन करना है, बिकॉज ये डिपेंड करता है आप क्या स्टेटमेंट चलाने वाले हो। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं जो कि हो सकता हूं, मैं एक लूप चलाऊंगा, कहां तक चलाऊंगा, पावर तक चलाऊंगा, मे बी सपोज कि मुझे कितनी बार चलाना है, और रिजल्ट में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वल टू रिजल्ट इनटू x। तो ये रिजल्ट आता रहेगा जो कि बाय डिफॉल्ट 0 है, तो सारा रिजल्ट 0 ना हो जाए तो इसको हम यहां से वापस रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जहां मैं सपोज ले लूं 2 की पावर 6, तो ये क्या चलेगा, 2 की पावर 6 मतलब 6 टाइम लूप चलेगा, एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके टोटल मेरे पास रिजल्ट में आ जाएगा जिसको रिटर्न कर देगा। मैं इसको बिल्ड कर देता हूं। तो मैंने एक क्या करा, एक DLL बना ली, चेक कर लेते हैं DLL बनी कि नहीं बनी। चलते हैं ओपन कंटेनिंग फोल्डर्स, फाइल एक्सप्लोरर में बिन, इसकी DLL बन गई माई लॉजिक की। तो अब देखना ये है कि क्या मैं इस DLL को अपने इस प्रोग्राम में ऐड कर सकता हूं। आंसर है हाँ। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और करते हैं राइट क्लिक, ऐड रेफरेंसेस ओवर हियर। रेफरेंस ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो हम वो सारे रेफरेंसेस बाय डिफॉल्ट यहां आपको मिल रहे होंगे जो अभी आप फ्रीक्वेंटली यूज करते जाते हो या फिर आपको .NET असेंबलीज में मिलती है। अगर मुझे कहीं से बाहर से कोई DLL यूज करनी है तो मैं ब्राउज में जाऊंगा, और ब्राउज में जाके यहां से ब्राउज कर लोगे और अपनी DLL उठा लोगे। लेकिन अगर आपके पास DLL आपके सेम प्रोजेक्ट में ही पड़ी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
सेम सॉल्यूशन में पड़ी है, आई मीन अपने सॉल्यूशंस पे जाओ प्रोजेक्ट्स के अंदर और ये रही वो डीएल माई लॉजिक्स, इसको ओके कर दो। जैसे आपने ये डीएल ऐड करी तो देखो यहाँ क्या हुआ, आपके पास एक आपके रेफरेंसेस के अंदर एक डीएल माई लॉजिक नाम की डीएल आ गई जो कि आपने यहाँ से बनाई थी। ये बाकी सारी डीएल जो है जो माइक्रोसॉफ्ट की शेयर्ड असेंबलीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट से आप पहले आपको मिलते हैं, आप उन सब चीजों को छोड़ो, अभी देखो आपकी डीएल आपको यहाँ अवेलेबल हो गई। तो अब जैसे ही आप अपने प्रोग्राम में जाओगे, भले इस क्लास को अभी बंद कर दो, यहाँ पे लास्ट ही मैंने प्रोजेक्ट में दिखाया कि कैसे आप अपने नेम स्पेस यूज कर सकते हो या अपनी क्लासेस कैसे यूज कर सकते हो। मैंने कहा माई लॉजिक्स के अंदर से मुझे एक मिलेगी माई मैथ नाम की क्लास, बट अगर मुझे साइमल्टेनियसली उसको मल्टीपल टाइम यूज करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट मैं उसको बार बार ऊपर ना, मतलब नीचे हर स्टेट ना लेके मैं ऊपर एक बार डिफाइन करता हूँ। सपोज मैंने बोला मैथ नाम का मेरे पास एक वेरिएबल है, इसको न्यू मैथ से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहां पे मैंने बोला मैथ नाम के वेरिएबल से मैंने कॉल किया डॉट कौन सा फंक्शन, x की पावर n सपोज, और मैंने सपोज दिया x को दिया वैल्यू 2 और सपोज पावर दी मे बी 4। सो इसका रिजल्ट जो होगा वो एक किस पैरामीटर में होगा, एक इंटीजर में होगा। मैंने उस रिजल्ट को होल्ड कर लिया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट, और मैं इसको कंसोल डॉट रीड लाइन कर देता हूं सो दैट मेरी स्टेटमेंट थोड़ी देर के लिए होल्ड होके मुझे आउटपुट दिख जाए। अब मैं शो करता हूं बिल्ड, तो अभी भी मेरा प्रोजेक्ट रन कौन सा हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट। ये डीएलएल कभी एग्जीक्यूट नहीं होती है, आंसर आ रहा है 16। आई होप ये आंसर सही हो, अगर नहीं तो आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हमेशा इंप्रूव कर सकते हो। डोंट गो ऑन माई स्टेटमेंट्स। अब मैं सिर्फ आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ऑल्दो आई नो इट्स फाइन बट स्टिल, है ना, मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मे बी माई मोटिव यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो जैसे आपने ये डीएलएल इस प्रोग्राम में ऐड करी, क्या मेरी डीएलएल रन हो सकती है? तो देखो अगर मैं फॉर द सम टाइम मैं अपने डीएलएल के प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके सेट स्टार्ट प्रोजेक्ट करता हूं और अब रन करने की कोशिश करता हूं तो वो एरर दे देगा। तो क्या बोलेगा, ए प्रोजेक्ट विद एन आउटपुट ऑफ क्लास टाइप क्लास लाइब्रेरी कैन नॉट स्टार्टेड डायरेक्टली, बिकॉज वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स नहीं होती। तो एग्जीक्यूटेबल करने के लिए मुझे एक्सीज कोई सेटअप स्टार्ट प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और दीज काइंड ऑफ असेंबलीज कैन बी यूज्ड इनटू इट। सो मैं अब इसको ओपन करता हूं, ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, बिन में जाता हूं तो आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी कि जहां आपकी EXE थी वहां साथ साथ एक डीएलएल और कॉपी हो गई है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट असेंबलीज। तो अब जब आप अपनी बनाई हुई कोई डीएलएल अपने प्रोजेक्ट के साथ यूज करते हो तो उसकी एक कॉपी आपकी बिल्ड फॉर्म, आपकी बिल्ड के आउटपुट के साथ आपके साथ सेव हो जाती है। इससे फायदा ये होता है कि जब आप अपने इस EXE को एज ए सेटअप या इसकी जो डिपेंडेंसीज किसी भी दूसरी मशीन पे लेके जाओगे तो वहां पे उन क्लास रेफरेंसेस को ऑटोमेटिक आपके आउटपुट के अंदर वो कॉपी हो जाएंगे। तो आपको वो अलग से कैरी नहीं करना पड़ेगा, आपका ही प्रोजेक्ट उसकी एक कॉपी को लेके चलेगा साथ में। तो ऐसी असेंबलीज को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट असेंबलीज, जो हमने खुद से बनाई और अपने प्रोजेक्ट में हमने यूज करी। तो आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हुआ हो कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में EXEs बनाते हैं, कैसे DLLs बनाते हैं और कैसे DLLs को हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम यूज करने के लिए। बेनिफिट क्या हुआ, एक सेपरेट DLL बनकर रखी गई। अब कल की डेट में मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में अगर मुझे ये लॉजिक चाहिए तो मैं डायरेक्टली DLL यूज करके इस क्लास के अंदर रखे हुए सारे फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर पाऊंगा जो मैंने अभी भी बनाए हैं यहाँ। आई होप you got it. See you in the next video. Thank you.